हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया चौधरी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी बाय गुड़िया चौधरी पर। तो हम लोग आज भारत का इतिहास पढ़ेंगे। भारत के इतिहास में हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है। तो पहले तो मतलब एक हो जाएगा प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर हो जाएगा आधुनिक इतिहास। लेकिन हम लोगों को इस क्लास में सिर्फ प्राचीन इतिहास पढ़ना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इतिहास। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम पहले ही व्हाइट बोर्ड पर लिख लिए हैं, क्योंकि हम गूगल भी पढ़ाते हैं, जिसमें कई दोस्तों का कमेंट आया था कि मैम आप पहले लिख लीजिए उसके बाद समझाइए। तो इसलिए आज हमने लिख लिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो भारत का इतिहास है, इसे हम लोग 3 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास, जिसे 6 लाख ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक देखते हैं। उसके बाद इसमें मध्यकालीन इतिहास है, जो 1200 ईस्वी से 1750 या 1757 यानी प्लासी के युद्ध तक का इतिहास है। उसके बाद देखते हैं आधुनिक इतिहास, जिसमें 1757 से 1947 तक या 1991 तक भी होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जो आधुनिक इतिहास, उसमें प्लासी के युद्ध से ही इसमें देखते हैं। उसके बाद हम लोग जो प्राचीन इतिहास है, तो हम लोग देखेंगे पहले इतिहास। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इतिहास जो है एक ग्रीक शब्द है और लैटिन शब्द भी है, जो हिस्टोरिया से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो इतिहास किस भाषा से लिया गया है। तो इतिहास लैटिन या ग्रीक भाषा से लिया गया है, हिस्टोरिया से, जिसका अर्थ होता है जानना। तो इसलिए जो इतिहास है, तो इतिहास का अर्थ यही होता है कि जो अतीत की घटनाएं होती हैं, उन्हीं के बारे में जो इतिहासकार होते हैं, कुछ खोज जैसे शिलालेखों से, पाषाणों से जो खोज करते हैं, उसी के आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं पहले प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जो है, उसका एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, इसमें क्या-क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए लोग पहले सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में पहले हम लोग देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र पाषाण काल, वैदिक काल, और फिर आ जाएगा हमारा बौद्ध काल या महाजनपद काल, जिसमें 16 महाजनपद है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य काल। मौर्य काल के बाद मरणोत्तर काल, जो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 एडी तक का काल है, यानी ईस्वी तक का काल है। 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 एडी तक का काल है। उसके बाद देखेंगे गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, फिर पूर्व, मध्य काल, यानी कुल हम लोगों को 10 टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो पाषाण काल है, उसको कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पहले देख लेते हैं जो इसमें बीसी है। बहुत से दोस्तों को नहीं समझ आता होगा कि बीसी एडी या बीसीई क्या होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो जो मतलब दिन होता है या जो सन है, उसको ईसा पूर्व पढ़ते हैं। उसके बाद बीसीई, बीसीई भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, जिसका मतलब अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। एडी, एडी का अर्थ होता है एनी डायमिनी, यानी ईस्वी, यानी जो ईसा मसीह थे उनके जन्म की पूर्व की जो तिथियां हैं या दिन हैं या जो मतलब सालें हैं, उसको ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो दिन है या तारीख या साल है, उसको हम ईस्वी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो बीपी होता है, बिफोर प्रेजेंट होता है, यानी वर्तमान से पहले की जो कुछ दिन पहले की जो बातें होती हैं, उसे हम बिफोर प्रेजेंट कहते हैं, यानी वर्तमान से कुछ दिनों की पहले की बातों को हम बीपी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीई, जिसका अर्थ होता है कॉमन एरा। इस प्रकार बीसी कहीं कहीं पे लिखा था, तो उसका मतलब रहता है ईसा पूर्व, यानी जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के पहले के जो दिन, तारीख या साल या वर्ष है, उसको हम लोग मतलब ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। और उनके जन्म के बाद की जो तारीख है, जैसे 2000 ईस्वी हम लोग कहते हैं, या मतलब इसको हम लोग ईस्वी से जानते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तारीख है या साल या वर्ष है, उसे हम लोग ईस्वी के नाम से जानते हैं, यानी एडी से। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल मतलब जो है, इसे स्टोन एज भी कहते हैं। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो पाषाण काल जो है, उसको 3 भागों में किस तो हम लोग देखेंगे पाषाण काल को आखिर 3 भागों में बांट कर क्यों पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं पाषाण काल की परिभाषा। आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ।
पाषाण काल जो है उसको 3 भागों में क्यों बाँट कर पढ़ते हैं? तो पाषाण काल मानव के द्वारा या अधिमानव के द्वारा उपयोग में लाए गए पत्थर के औजारों और जो जलवायु में परिवर्तन और उनके जीवन यापन में जो अंतर था, उसी के आधार पर हम लोग पाषाण काल को 3 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में क्यों बाँट कर पढ़ते हैं? तो जलवायु में अंतर के कारण और उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए पत्थर के औजारों के जो औजार उपयोग में लाए थे उनमें अंतर के कारण पाषाण काल को कुल 3 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। देखते हैं कौन-कौन सा काल है। पहले हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल, जो 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। पूरा पाषाण काल कब से कब था? पूरा पाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था। उसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कब से कब तक था? तो मध्य पाषाण काल जो था 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद देखेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 7,000 से 2,000 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व भी इसे मान सकते हैं। 1500 ईसा पूर्व देखेंगे। पूरा पाषाण काल जो है 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग हिम युग या प्लाइस्टोसीन युग भी कहते हैं। पूरा पाषाण को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल को हम लोग हिम युग या प्लाइस्टोसीन युग भी कहते हैं, क्योंकि इस समय की जो जलवायु थी उसमें शुष्कता और ठंडी और शुष्क जलवायु थी, जिसकी वजह से यहाँ के जो आदिमानव थे या पेड़ पौधे थे या जो जीव जंतु थे उनके ऊपर इनका प्रभाव दिखता था। इस युग में जो पूरा पाषाण काल है, इस युग में जो आदिमानव होते थे या मानव होते थे वो लंबे या विशालकाय बालों वाले या केशधारी वाले होते थे, क्योंकि इस समय जो जलवायु थी बहुत ठंडी थी। इस वजह से हम लोग देखेंगे जो पूरा पाषाण काल है इसे भी हम लोग 3 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। तो देखते हैं कौन-कौन सा काल है। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल को हम देखेंगे तो 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक निम्न पूरा पाषाण काल है। उसके बाद देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल जो है 1.5 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। उच्च पूरा पाषाण काल देखेंगे तो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व पूर्व तक। इसका हम लोग देखेंगे जो पूरा पाषाण काल है, इस काल में मानव के न तो रहने के आवास का साक्ष्य मिलता है और ना ही बर्तन, कपड़े या जो मतलब जो उनके आवास था, जैसे झोपड़ी हो गया या कोई मकान, उसका साक्ष्य नहीं मिलता है। इस समय का जो मानव या आदिमानव था, इसका जो निवास स्थल था विशेष करके नदी घाटी, पहाड़ी इलाकों में रहता था, जिससे उसे पत्थर यानी औजार बनाने के लिए पत्थर और पानी की सुविधा उपलब्ध होती थी। इस प्रकार हम लोग देखेंगे जो पाषाण काल मानव था उसकी उपस्थिति जानकारी हमें मतलब देश के अलग-अलग क्षेत्रों से मिलती है। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे अगर हम देखें तो पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी, जिससे आदिमानव के रहने के साक्ष्य मिलते हैं। उनके द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों के आधार पर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो आदिमानव थे वो पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी, कर्नाटक के उपसंगी, महाराष्ट्र महाराष्ट्र के जो था वहाँ से और आंध्र प्रदेश के जो था कुरनूल से भी आगे के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पहले मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल से मानव के जो अस्थायी आवास तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मानव आवास के रूप में कुछ दिनों तक अस्थायी रूप से रहने लगा था, लेकिन खाना या खाद्य संसाधनों की कमी की वजह से मानव अस्थायी रूप से नहीं रहते थे। नव पाषाण काल में मानव जो था अस्थायी रूप से रहने लगा था, क्योंकि कृषि और जो कृषि का आविष्कार हो गया था, खेती वो करने लगा था, जिस प्रकार नव पाषाण काल में मानव अस्थायी रूप से रहने लगा था। तो हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल के जो अवशेष या साक्ष्य हैं कहाँ-कहाँ से मिले हैं। तो पहले हम इसे हटा दे रहे हैं, उसके बाद तो हम बता रहे हैं कि जो पूरा पाषाण काल है उसके भारत के किन-किन क्षेत्रों से अवशेष मिले हैं। देखेंगे पूरा पाषाण काल के साथ भारत के किन-किन राज्यों से या किन-किन जगहों से प्राप्त हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से भी आदिमानव के रहने के या उनके द्वारा प्रयोग किए गए औजार के, जैसे पत्थर के भी औजार बनाते थे जिससे शिकार करते थे, तो वहाँ से भी पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी से भी साक्ष्य मिला है। क्योंकि जो आदिमानव या मानव थे वे नदी घाटी वाले क्षेत्र में और गुफाओं में ही रहते थे, जिससे उनको आसानी से पत्थर और पानी की सुविधा
मिल जाए, इसलिए वो नदी घाटी वाले क्षेत्रों में ही रहते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुरनूल। कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कुरनूल से आगे के सर्वप्रथम आगे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सर्वप्रथम आगे का जो साक्ष्य है वो आंध्र प्रदेश के कुरनूल से प्राप्त हुआ था। यहाँ पे जो अधजली लकड़ी मिली थी, जिससे यह अनुमान व्यक्त किया जाता है कि अधिमानव को या मानव को पूरा पाषाण काल में आगे का ज्ञान हो गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे दिदवाना। दिदवाना जो है राजस्थान में पड़ता है। मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है। बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से भी अधिमानव के रहने के या उनके द्वारा जो प्रयोग में लाया गया था, जैसे औजार या उनके द्वारा जो भी साक्ष्य मिला था, वो उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी में से मिला था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो अधिमानव रहते थे वो नदी घाटियों में ही रहते थे, जिससे उनको पानी और पत्थर की सुविधा आसानी से मिल जाती थी। नेवासा पटना जो है महाराष्ट्र में है। साबरमती नदी गुजरात में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका से जो है चित्रकारी का सच मिला है। किस चीज का सच मिला है? तो चित्रकारी का। चित्रकारी का सच भीमबेटका से मिला है। चित्रकारी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखेंगे हुसंगी। हुसंगी जो है कर्नाटक में है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से, हुसंगी जो है कर्नाटक में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफा है वहाँ पे चित्रकारी की, वहाँ पे तीनों कालों की, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों कालों की चित्रकारी की गई है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पे। तो भीमबेटका की जो गुफा है 2003 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है भीमबेटका को 2003 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो नेवासा है या नेवासा पटने भी इसको कहते हैं, नेवासा पटने या महाराष्ट्र में है। बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में, यहाँ से भी अधिमानव के रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मयूरभंज उड़ीसा में है। दिलवाना जो है राजस्थान में। कुरनूल आंध्र प्रदेश में। कुरनूल से सर्वप्रथम आग का प्रमाण मिला था, यानी जली हुई लकड़ी प्राप्त हुई थी, जिससे अनुमान व्यक्त किया जाता है कि अधिमानव को आगे का ज्ञान हो गया था। सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में पड़ता है। उसको हम देखेंगे जो पूरा पाषाण काल था उस समय अधिमानव ना ही बर्तन के साथ मिलता है और ना ही अधिमानव कपड़े पहनते थे। जो पूरा पाषाण काल था उस समय के जो अधिमानव या जो लोग थे वे पेड़ के पत्तियों को ही अपने वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे और पत्थर के औजार जैसे ही अपना शिकार करते थे। पूरा पाषाण काल में जो था उनका जीवन खानाबदोश जीवन था। खानाबदोश का अर्थ होता है कि जो पूरा पाषाण के लोग थे वो खाना के लिए इधर उधर भटकते थे या शिकार करते थे। छोटे जानवरों का भी शिकार करते थे, बड़े जानवरों का भी शिकार करते थे, और जो पेड़ पौधों से उन्हें फल या कंद प्राप्त होता था उसे खाकर अपन जीवन यापन करते थे। इस प्रकार हम लोग पूरा पाषाण काल को देख लिया। पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य है, यानी मानव के जैसे साक्ष्य नहीं मिलता, जैसे कब्र या खोपड़ी उपड़ी का साक्ष्य पूरा पाषाण काल से नहीं मिलता। पूरा पाषाण काल का जो उच्च पूरा पाषाण काल है वहां से साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम लोग क्लास को बंद करते हैं। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और हम भूगोल भी पढ़ाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर देख लीजिएगा भूगोल की क्लास। उसके बाद हम धन्यवाद, हमारे चैनल पे बने रहिएगा।